इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। हमें मुद्रास्फीति पढ़नी है और आम बोलचाल की भाषा में हमको ये बोलना है कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज के दाम का बढ़ना, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ना। लेकिन वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य क्यों बढ़ना? हम जानते हैं कि कोई अगर बिजनेसमैन है, अगर 100 की कोई चीज बनाता है तो वो 120 की तो बेच ही रहा होगा, तो ये प्रॉफिट कमा रहा होगा और ये हर बार अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। दो एंड पे, एक तो वो अपने खर्चे को कम करना चाहेगा, दूसरा अब चीजों को महंगी बेचना चाहेगा। यानी प्रोडक्शन कॉस्ट को हमेशा क्या करेगा, वो कम करेगा और कंज्यूमर एंड में क्या करेगा, उसके प्राइस को क्या करने की कोशिश करेगा, बढ़ाएगा, जिससे इसका मार्जिन ज्यादा हो। मार्जिन ज्यादा होने से क्या हो रहा है, मार्जिन ज्यादा होने से उस बिजनेसमैन के हाथ में कैपिटल ज्यादा हो रही है। कैपिटल ज्यादा होने से क्या हो रहा है, वो अलग चीजों की फिर से डिमांड कर रहा है, मांग कर। वो कुछ नई कार खरीदेगा, कुछ नई फैक्ट्री लगाएगा, जो भी करेगा वो डिमांड कर रहा है। और उस बढ़े हुए व्यक्ति की डिमांड को भी कहां से फुलफिल किया जाएगा, वो भी मार्केट से ही किया जाएगा। ये डिमांड क्यों बढ़ी है, इस व्यक्ति का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के पास में जॉब है और जॉब की वजह से उसकी सैलरी अचानक से बढ़ गई, डबल हो गई, जब बढ़ेगी तो उसके पास हैंड में क्या आएगा, ज्यादा मनी आएगा और ज्यादा मनी होने से उसकी डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो तुरंत से मार्केट उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, यानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इसी बात पे है कि सप्लाई और डिमांड के बीच में गैप ना हो, मांग और सप्लाई एक साथ चले, लेकिन ऐसा होता नहीं। मांग और सप्लाई के बीच में बैलेंस क्या है, हमारा बिजनेस क्लास बना रहा है कि अपने फैक्टर कॉस्ट को कम करके अपने कंज्यूमर प्राइसेस के लिए प्राइसेस को बढ़ा करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाना और इस प्रॉफिट से जो कैपिटल एक्स्ट्रा जो होगी उस कैपिटल को यूज करना है अपनी नई डिमांड के लिए। ऐसे ही जिन व्यक्तियों के पास में जॉब है वो भी डिमांड करेंगे। बात है इस पूरे प्रोसेस में कैपिटल जो है यानी मनी जो है लोगों के हाथ में ज्यादा होना। मनी का काम क्या होता है, मनी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए एक मोनेटाइज वैल्यू यानी डिसाइड करती है कि ये अगर व्हीट है या बिस्किट है या ब्रेड है, मिल्क है, जो भी है उसका प्राइस क्या होती है, फिक्स करती है। जितनी वस्तुएं जितनी सेवाएं हमारे देश में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जा रही हैं, उन सभी के लिए करेंसी इशू करना गवर्नमेंट के लिए या आरबीआई के लिए पॉसिबल नहीं होता है। मार्केट में कितनी करेंसी रहेगी, ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी करने के बाद में आरबीआई डिसाइड करती है अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कितना मनी होना चाहिए। क्यों कितना मनी होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ज्यादा होना और कम होना ही रिप्रेजेंट करता है कब इन्फ्लेशन होगा और कब डिफ्लेशन होगा। या हम जनरल बोले तो इन्फ्लेशन यानी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का बढ़ना, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का बढ़ना, ठीक है, और डिफ्लेशन उनके प्राइसेस का क्या होना है, हो जाना, कम होना। ये दोनों ही डिपेंड करते हैं कि मार्केट में कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है, लोगों के हाथ में मनी कितना है। लोगों के हाथ में मनी दो ही तरीके से पहुंच सकता है कि या तो उनके पास में ज्यादा जॉब हो, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होना ज्यादा लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जॉब का कम होना कम लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति कि ये कुछ दर निश्चित करता है कि उसमें एक होती है शायद रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, एसएलआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट, उनके द्वारा ये तय करती है कि जो बैंक हैं लोगों को सस्ता ऋण देंगे या महंगा ऋण देंगे। अगर सस्ता ऋण देंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग ज्यादा ऋण लेना शुरू कर देंगे। अगर महंगा करेंगे तो लोग क्या करेंगे, कम ऋण देना शुरू करेंगे।
तो ये दो तरीके हैं, या तो लोगों के पास में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी तब भी मार्केट में मनी सप्लाई होगा, या अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखेगी तो बैंक अगर कम रखेगी तो लोगों के हाथ में ज्यादा मनी होगा। ये दोनों ही इश्यूज क्या करेंगे, डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और डिमांड के साथ में एक चलने वाली है सप्लाई, तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। डिमांड अगर अचानक बढ़ जाती है, अगर सप्लाई नहीं हो जाती है, इसी बीच में बिजनेस क्लास को क्या लगेगा, कमर्शियल एक्टिविटी वाले को लगेगा कि यही एक मौका है जब अपने प्रॉफिट मार्जिन को क्या किया जाए, ज्यादा किया जाए, प्रॉफिट गेन किया जाए। प्रॉफिट गेन क्या है, प्रॉफिट गेन सिंपल सा था, ये ऐसा नहीं कि इस कंडीशन में ही है, ये नॉर्मल कंडीशन में भी चलना है, इन्फ्लेशन नॉर्मल कंडीशन में भी चलना है। जैसे एक होता है प्रोडक्शन एंड, जहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन होता है, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है वहां पे, और एक है हमारा कंज्यूमर एंड, जहाँ पे उनका क्या होता है, उपभोग होता है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में ही तो प्रॉफिट है बिजनेसमैन का। वो हमेशा सोचेंगे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम रह जाए और हम क्या करें, लोग हाई प्राइस पे इसको कंज्यूम करें। नॉर्मल सिचुएशन में प्रॉफिट तो होगा लेकिन वो लिमिटेड होगा। जैसे डिमांड बढ़ेगी यानी कंजम्पशन बढ़ेगा और सडन इंक्रीज होगा, वो अपॉर्चुनिटीज होगी बिजनेस क्लास के लिए कि अपने प्रॉफिट को क्या किया जाए, मैक्सिमाइज किया जाए। और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे तो उनके हाथ में ज्यादा कैपिटल होगी, और वो बढ़ी हुई कैपिटल फिर से क्या करेगी, डिमांड को जनरेट करेगी। कोई भी कंट्री जहां पे ये डिफरेंस ना हो, गैप ना हो प्रोडक्शन और कंज्यूमर का, तो वहां पे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करेगा, प्रॉफिट के लिए करेगा। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि कहीं ये प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा ना हो जाए कि कंज्यूमर इन पे प्राइस इतने ज्यादा हो जाए कि लोअर क्लास जो है वो सोसाइटी का वो से पूरी तरीके से बाहर हो जाए। मींस क्या है, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे तय होता है कितना उस चीज का प्रॉफिट है। तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन ये सब मनी सप्लाई के बेसिस पे ही तय होता है कि लोगों के हाथ में कितना मनी है, कितनी लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी ही तय कर देती है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को। अगर हम सोसाइटी के तीनों क्लास को लेकर के पढ़ना चाहें तो क्या होगा। सोसाइटी में तीन क्लास हैं। एक अपर क्लास की हम बात करना शुरू करें, अपर क्लास वो है जिनकी इनकम जो है उनके एक्सपेंडिचर से बहुत ज्यादा है। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो उनकी भी इनकम उनके एक्सपेंडिचर से ज्यादा ही है, थोड़ी ही ज्यादा हो लेकिन ज्यादा है। अगर हम सबसे लोअर क्लास की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इनकी इनकम जो है एक्सपेंडिचर से ज्यादा तो नहीं है, इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर के में एक इन्होंने बैलेंस बना है भी नहीं, बनाने की कोशिश की है। कैसे कोशिश की है, अगर इनके पास 100 रुपीज की ही इनकम है तो इन्होंने क्या किया है, अपने लिए सिर्फ जरूरी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को लिया है, जिसे खाने के लिए फूड क्या भी मिल जाए, जिससे इनका पेट भर जाए, वो सर्विसेज इन्होंने ली है। तो इन्होंने क्या कर दी है, अपनी डिमांड को कुछ कम करके अपनी इनकम से इनका बैलेंस बनाने की कोशिश की है। अगर मिडिल क्लास में हम जा रहे हैं तो उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है, उनकी इनकम थोड़ी ज्यादा होती है। तो जब इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर क्या होता है, कम होता है, तो ये मनी को बैंक में जाकर के क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। और वो व्यक्ति जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, वो भी क्या कर देते हैं, या तो कहीं डिपॉजिट कर देते हैं या वो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, अब अगर हम बेसिस गुड्स के बेसिस पे ही इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करें, अगर किसी की डिमांड बढ़ती है, डिमांड क्यों बढ़ रही है, लोगों के हाथ में मनी है, एक्सेस मनी है। एक्सेस मनी हमारे दो क्लास के पास ही हो सकता है, इनके पास है, या तो बिजनेसमैन के पास में हो सकता है या फिर सर्विस क्लास के पास में हो सकता है। लोअर क्लास से काफी दूर है। इनके पास में इनकम ज्यादा होने से डिमांड को क्या करेंगे और बढ़ाएंगे। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, बिजनेस क्लास क्या करेगा, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट गेन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे। प्राइस किसके इंक्रीज होंगे, आपके गुड्स एंड
सर्विसेज के। गुड्स एंड सर्विसेज में वो गुड्स भी तो आएंगी जो इसेंशियल गुड्स हैं, और उनके जैसे ही प्राइस बढ़ जाएंगे, वो लोअर क्लास जो मेन स्ट्रीम से नहीं है उसकी इनकम तो बढ़ी ही नहीं, और अगर उसकी इनकम नहीं बढ़ी है और जो कंज्यूम करता था, जो वस्तुएं तथा सेवाएं वो 100 रुपए की पहले लेता था, अब वो वस्तुएं तथा सेवाएं क्या हो गई हैं, 150 रुपए की हो गई। उन वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। ये डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि ऊपर वाले क्लास के पास में क्या हो गया है, मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई है। क्या करें, अपने कंजम्पशन को कम कर दें। अगर ये अपने कंजम्पशन को कम कर देंगे तो इन्होंने पहले ही अपने कंजम्पशन को कम कर रखा है, एसेंशियल गुड्स तक ही जाकर के अपने आप को सीमित कर दिया है। अगर इनको भी कम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट इनकी हेल्थ पे होना शुरू हो जाएगा, इनकी हेल्थ के ऊपर होना शुरू हो जाएगा। इससे ज्यादा ये कम नहीं कर सकते। इस कंडीशन को ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो क्या इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए? इन्फ्लेशन होना चाहिए। इन्फ्लेशन का रेट होना चाहिए जिस टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा और इनकी इनकम 100 से अगर 110 होती है तो उसी रेशियो में एसेंशियल गुड्स के प्राइस अगर बढ़ते हैं, अगर इनकी इनकम 100 से बढ़ के 110 हो गई और प्राइसेस एसेंशियल गुड्स के भी बढ़ के 100 से 110 हो गए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हम अच्छा मानेंगे। मनी की वैल्यू जो आज है वो कल नहीं होगी, आगे टाइम में कम ही होगी, लेकिन मनी की वैल्यू कम होने का एक बैलेंस होना चाहिए। क्या उससे एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हैं कि नहीं? ये है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किसके ऊपर हो रहा है? सबसे ज्यादा गरीबों के ऊपर हो रहा है। तो क्या ऊपर नहीं हो रहा है? देखते हैं। अगर इस अपर क्लास की हम बात करें, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। एसेंशियल गुड्स महंगी होंगी तो जाहिर सी बात है इनके लिए भी वो महंगी होंगी, तो इनका भी एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा। इनका एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही, लेकिन इनकी इनकम का वो जो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं निवेश कर रखा है, तो उन वस्तुओं के दाम बढ़ने से इनकी आय में भी तो बढ़ोतरी हो जाएगी। इनकी आय बढ़ोतरी हो जाएगी तो जो भी इनका खर्चा बढ़ा है वो अपने इनकम से क्या करेंगे, वो पूरा कर लेंगे, अमीर और अमीर होते चले जाएंगे। अगर मिडिल की बात करें तो इनकी इनकम एक्सपेंडिचर से थोड़ी तो ज्यादा है ही, ज्यादा है, तो क्या करेंगे, वो मनी को क्या कर लेंगे, कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। मनी को क्या करेंगे, वो कंज्यूम कर देंगे। कंज्यूम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट बैंक पे होना शुरू होगा, क्योंकि उन्होंने जो बैंक में डिपॉजिट किया होगा उसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। उन व्यक्तियों को बैंक अपनी तरफ कैसे आकर्षित करेगा, तो बैंक अपने यहाँ डिपॉजिट रेट मनी जो दे रही होगी सेविंग पे उसको बढ़ा देगी, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने एक्सपेंडिचर को कुछ कम करके अपने डिपॉजिट को क्या करेंगे, बैंक के साथ मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, वर्क पे होगा। इस इन्फ्लेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी कौन थी? पहली कैटेगरी थी हमारी डिमांड आपने पढ़ा, मांग बढ़ने से इन्फ्लेशन होना, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का बढ़ना। वस्तुओं सेवाओं के मूल्य का क्यों बढ़ना? क्योंकि मार्केट में किसका ज्यादा होना, लिक्विडिटी का होना। मार्केट में लिक्विडिटी का ज्यादा कैसे होना? 2 तरीके थे। लोगों के पास में ज्यादा जॉब्स के ऑफर थे। सेकेंड कंडीशन क्या थी, बैंक रेट का क्या हो जाना, बैंक के द्वारा जो लोन है वो क्या होना चाहिए, सस्ता लोन, चीप लोन होना। बैंक कम ब्याज दर पे लोगों को लोन देना शुरू करें, लिक्विडिटी बढ़ने के ये 2 कारण होंगे। लोगों के हाथ में मनी ज्यादा होगा तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ही तो एक पार्ट था। तो क्या हम ये बढ़ा करके मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा सस्ती लोन नीति को क्या करें, पॉलिसी को चेंज कर दें और लोगों को जॉब देना बंद कर दें? नहीं, लोगों के लिए जॉब ऑफर तो रहेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट को देखना होगा कि जिस रेशियो में बढ़ रहे हैं उस रेशियो में क्या है, डिमांड और सप्लाई के बीच में जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, और इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि इसेंशियल गुड्स जो है पुअर क्लास के हाथों से बाहर। जॉब क्रिएट होने की वजह से अगर डिमांड बढ़ती भी है तो उस बढ़ी हुई डिमांड को मेंटेन करने की व्यवस्था भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए।
एसेंशियल गुड्स के प्राइस क्या हो, ज्यादा ना बढ़ने पाए, जॉब अचानक ना बढ़े, बैंक रेट अचानक से बहुत कम ना किया जाए, वो स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे क्या है करना है कि पूल के ऊपर ज्यादा फर्क ना पड़े। और अगर फर्क पड़ता है इन जॉब के साथ में, इन दोनों के साथ में अगर ग्रोथ रेट इतना ज्यादा होता है कि लोअर क्लास के ऊपर फर्क पड़ता है, तो उसको गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, एडिशनल एड देनी चाहिए, हेल्प देनी चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बेसिस पे क्या है, उन लोगों को अलग से क्या है मनी देना ही चाहिए, वो गवर्नमेंट के वेलफेयर का काम होगा। हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ रेट बढ़ती है, ये अच्छा है, लेकिन ये तभी तक अच्छा है जब तक क्या है हर क्लास को बेनिफिट हो। सेकेंड है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये कौन सा इन्फ्लेशन है, इस इन्फ्लेशन में जॉब का नहीं रुकना, जिन वस्तुओं की वजह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, यानी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में हमने बोला था कौन कौन सी चीजें थी आपके पास में, क्या थी, लेबर था, लैंड थी, कैपिटल थी, एंटरप्रेन्योरशिप थी, ठीक है। इनके प्राइस बढ़ना शुरू हो गए, और इनके जब प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो बिजनेस क्लास क्या करेगा, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे अभी अगर डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं, अगर पूरे भारत में अगर डीजल के प्राइस बढ़ गए, क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल बाजार में क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, और इंडिया टोटल डिपेंड है बाहर से मंगा रहे हैं। अगर वस्तु का उत्पादन मान लेते हैं चेन्नई में हो रहा है और उसको सप्लाई करना है नॉर्थ इंडिया में करना है, या कोई नॉर्थ इंडिया में कोई चीज हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसको भेजना कहाँ है, साउथ इंडिया में भेजना है या नॉर्थ ईस्ट में भेजना है, कहीं भी भेजना है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या करेगी, उसकी गुड्स के प्राइस को बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, दो तरीके हैं। अगर इस गुड्स के प्राइस को कम कर देंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो क्यों कोई इंटरप्रेन्योर का यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस क्लास क्या कहेगा, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, वेलफेयर का काम तो गवर्नमेंट का है। गुड्स एंड को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं। वो किसके लिए काम कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, और उनको प्रॉफिट तो तभी होगा जब क्या करें, वो उसी रेशियो में क्या करें, प्राइस को इंक्रीज करें। फ्यूल प्राइस पे उनका तो रोल था नहीं, अगर फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, तो उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को क्या कर देना, बढ़ा देना, हमारे किसमें आएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्या थी, संरचनात्मक क्या थी, अचानक हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया किसका, टोमेटो का, ठीक है। जब कोई चीज ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी डिमांड क्या हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो गई, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात उसका प्राइस कम होना था, लेकिन हम उसको रख नहीं पाए। हमारे पास गेहूं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, लेकिन हम उसको क्या कर पाए, स्टोर नहीं कर पाए, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, तो हम इसको नहीं कर पाए। स्टोरेज ना होने की वजह से क्या हुआ, उसके प्राइस में बढ़ोतरी हो गई। सेकेंड वन क्या था, प्रोड्यूस तो बहुत हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति मिडिल मैन था, उसने क्या किया, पूरा का पूरा खरीद लिया और अपने स्टोर कर लिया, और कहा कि हमारे पास में है ही नहीं, जितना प्रोड्यूस होना चाहिए था उतनी हमारे पास वस्तुएं हैं ही नहीं। तो एक डिमांड क्या है, डिमांड दिखेगी तो ज्यादा, प्रोड्यूस है, सफिशिएंट है, लेकिन वो मार्केट में नहीं है, और मार्केट में उसकी एब्सेंस क्या करेगी, उसकी बढ़ी हुई डिमांड को बताएगी, उस बढ़ी हुई डिमांड की वजह से क्या हो जाएंगे, प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कई बार हो सकता है कि एक ही ट्रेड्स में दो बिजनेस, अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं, या किसी फूड इंडस्ट्री की बात करूं, या ऑयल इंडस्ट्री की बात करूं, या टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करूं, अगर एज्यूम करिए इंडिया में सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री पे सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स का ही कंट्रोल होता, और दोनों ही क्या करते, अपने प्रॉफिट के लिए काम करते, और प्रॉफिट के काम करने में दोनों क्या कर रहे होते, दो ही प्लेयर्स हैं, दोनों अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और दोनों ही फ्रेंड होते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि चलो मिनिमम रेट क्या है,
₹1 में आप कॉल करने दे रहे हैं, आप भी ₹1 में दे रहे हैं, छोड़ो एक साथ अपनी इनकम को जनरेट करते हैं। क्या है, आप भी कॉल रेट ₹2 कर दीजिए, हम भी कॉल रेट ₹2 कर दे रहे हैं, हमारी भी इनकम बढ़ेगी, आपकी भी इनकम बढ़ेगी। कैपिटलिज्म कैसे चल रहा था, एक दूसरे के कंपटीशन की बेसिस पे, एक दूसरे से कंपटीशन होगा तो प्राइस कम होगी, लेकिन इन्होंने क्या बनाया, कार्टेल बना लिया कि दोनों लोग मिलकर के प्राइस बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल ना कर पाए। हालांकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को वॉच करता है, लेकिन ये भी अगर इस तरीके से प्राइस बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में ही आएगा। इन्फ्लेशन मतलब है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। मूल्य में वृद्धि क्यों हो रही है, प्राइस तो हमको बढ़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन प्राइस बढ़े हुए दिखने के पीछे कौन सा है हमारे पास में, मनी की सप्लाई, मनी में कितना मार्केट है। जितनी वस्तुएं तथा सेवाएं देश में हैं उन सभी के रेशियो में कभी भी मनी को इशू नहीं किया जा सकता, उतने नोट कभी आरबीआई इशू नहीं कर सकता। तो कुछ लेस अमाउंट में क्या करेगा, मनी है, यानी कुछ 100 के नोट्स कुछ क्या हो जाएंगे आपके 2000 के नोट मार्केट में क्या कर दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, देखेगी किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, क्या हर वस्तुएं तथा सेवाएं एक हाथ से दूसरे हाथ पे आसानी से जा रही कि नहीं। अगर लगेगा नहीं जा पा रही हैं तो क्या करेगा, अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा क्या करेगा, उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा। यानी मनी खुद में भी अगर अवेलेबिलिटी मनी की ज्यादा है मार्केट में तो क्या करेगा, वो डिमांड को पे फर्क डालता है। तो वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य बढ़ना ही नहीं, मनी जो है वास्तविक में जिसकी तरलता है मार्केट में, लिक्विडिटी है, वही क्या करती है, प्राइस को बढ़ाती है या कम कर देती है। तो इन्फ्लेशन मींस क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी, तरलता के द्वारा इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई, जो वहां की क्या हो जाएगी, केंद्रीकृत सेंट्रल बैंक होगी, केंद्रीकृत बैंक होगी, वो उस चीज को क्या करेगी, तय करेगी। इन्फ्लेशन के बाद में हमारा अगला टर्म होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, इन्फ्लेशन में आपने कहा वस्तुओं तथा सेवाओं की, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के दाम में बढ़ोतरी। दाम में बढ़ोतरी क्यों, जनरल टर्म में क्या है, तरलता बढ़ी थी, तरलता बढ़ी थी तो क्या हुआ था, इनकी डिमांड बढ़ी थी, इनकी मांग बढ़ी थी तो इनके प्राइस बढ़ गए थे। डिफ्लेशन में क्या है, प्राइस का कम होना, वस्तुओं की का कम होना और सर्विसेज का कम होना, मांग कम कर रहे हैं, खरीदने वाले कम है। तो खरीदने वाले कम कैसे हो सकते हैं, या तो उनके पास में मनी नहीं है, एक कारण से उनके पास मनी नहीं है तब नहीं खरीद रहे, या मनी तो है लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं है, अब हमको कार हमें चाहिए ही नहीं, बहुत मेरे पास मनी रखा है लेकिन मुझे कार नहीं चाहिए, तो ये भी डिमांड को क्या करेगा, कम करेगा। डिफ्लेशन होता कब है, डिफ्लेशन होता है उन कंट्रीज में जो अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी हो, सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी हो। सेचुरेशन पॉइंट मतलब क्या है, उस कंट्री में डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो गई हो, कम हो गई हो, मांग ही कम हो गई है, या उस कंट्री में प्रोडक्शन उत्पादन इतना ज्यादा हो गया है वस्तुओं तथा सेवाओं का कि उनका जो सप्लाई है वो डिमांड को क्रॉस कर गई है। उनके देश में 1 लाख मोबाइल की जरूरत थी लेकिन वो लोग खुद ही बनाने लगे हैं, 2 लाख बनाने लगे हैं। उनके देश में 1 लाख कार की जरूरत थी तो वो 4 लाख बनाने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 1 लाख की जरूरत है और 4 लाख बना रहे हैं तो उतने क्या है आपको कंज्यूमर कहाँ मिलेंगे, ये भी फर्क डालेंगे किसके ऊपर, इसको बोलेंगे डिफ्लेशन। कहाँ हो सकता है डिफ्लेशन, होने से पहले के फैक्टर्स को हम समझें। अगर कोई कंपनी एक कार को बनाती है, उसका प्राइस रखती है 4 लाख और उसकी कार नहीं बिक रही है तो कहेंगे स्पेशल ऑफर के थ्रू बेच रहे हैं 3 लाख में। ऐसा नहीं कि जब कोई चीज 4 लाख की थी और उन्होंने 3 लाख की बेच दी तो उनका लॉस हो गया, लॉस नहीं हुआ, उनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, उनका लॉस नहीं हुआ, उनका प्रॉफिट थोड़ा, अपने लॉस में चीजें वो नहीं बेच रहे हैं, क्या हुआ, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन कोई चीज 4 लाख की थी 3 लाख की उनको बेचनी पड़ रही है, प्रॉफिट कम हुआ,
क्यों बेचनी पड़ रही है? क्योंकि उनके पास में क्या था, उसका स्टॉक बहुत ज्यादा था। स्टॉक क्यों ज्यादा था? डिमांड कम हो गई थी, डिमांड कम हो गई थी। डिमांड कम होने का यहाँ कारण क्या था कि अगर प्राइस ज्यादा है, अगर हम प्राइस कम कर देंगे, अपने प्रॉफिट को कम कर देंगे तो लोग खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया कोई 80 ईयर ओल्ड पर्सन है, उसके पास में एक कार है जिससे काम उसका चल जा रहा है, ठीक है। अब चाहे वो मर्सिडीज 2 करोड़ की बेचे, चाहे 1 करोड़ की बेचे, इस व्यक्ति के पास में एक है तो दूसरी क्या करेगा? खरीदेगा ही नहीं। यानी प्राइस की वजह से डिमांड नहीं कम हुई, डिमांड ऑटोमेटिक कम हुई। क्यों कम हुई है? कि लोगों ने क्या कर दिया, लोगों के लिए उस वस्तु की क्या हुई, इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। बच्चों में देखते हैं लोग कहेंगे ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, यहाँ भी घूम लेते हैं, वहां भी घूम लेते हैं, और 80 के बाद में कहाँ घूम लेते हैं? कहते हैं नजदीक हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो वो कहाँ स्विट्जरलैंड घूमने की बात करेंगे, कौन सी अच्छी कार की बात करेंगे? नहीं, वो सिर्फ मेडिसिन के प्राइस की बात कर रहे होंगे। तो इनके लिए कोई डिमांड का मतलब है? खाने में भी क्या चाहिए, हल्का फुल्का खा लें जिससे कि वो चलते रहें, वो इंतजार कर रहे होंगे अपने अच्छे दिनों का, वही होगी कंडीशन। क्या कह रहे हैं? डिफ्लेशन कह रहा है कि जब सैचुरेशन में पहुंच जाए या डिमांड कम हो जाए, तो डिमांड कम कैसे हो रही है? मार्केट सैचुरेट कर गई है। मार्केट सैचुरेट कर गई मींस क्या है? पहली चीज है सप्लाई क्या हो गई है वहां की, डिमांड के ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है। दूसरी चीज है मार्केट क्या है, जो डिमांड है ऑटोमेटिक नेचुरली क्या हो गई है, कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि कंट्री में क्या है, एज्ड पर्सन ज्यादा है। उस कंट्री का एग्जांपल क्या लें? जापान। बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हैं तो उनको दवाई चाहिए, कार नहीं चलेगी। आपको क्या डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के बाद में इन्फ्लेशन से लिंक करेंगे। इन्फ्लेशन में था गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे? लोगों के हाथ में मनी ज्यादा था। एक कारण क्या था? जॉब ज्यादा हो रही थी। जॉब ज्यादा हो रही थी तो डिमांड कर रहे थे, डिमांड ज्यादा कर रहे थे तो मार्केट में सप्लाई, डिमांड ज्यादा थी सप्लाई से। इन्फ्लेशन में क्या था? डिमांड ज्यादा थी सप्लाई से। डिफ्लेशन में क्या है? सप्लाई क्या है, ज्यादा है किससे? डिमांड से। डिमांड ज्यादा होना सप्लाई से रिप्रेजेंट करता है किसको? इन्फ्लेशन को। सप्लाई ज्यादा होना डिमांड से क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफ्लेशन को। इन्फ्लेशन जब डिमांड ज्यादा है, अगर इनका इंपैक्ट किस पे होना है? गरीबों के ऊपर होना है। यानी एक लिमिट में रहेगी तो अच्छी है। क्यों? क्योंकि कम से कम नए लोगों को रोजगार दे रही है, रोजगार बढ़ेगा, लोगों के पास इनकम आएगी, इनकम आएगी तो मांग बढ़ेगी। ये किसका सिंबल है? इकोनॉमी क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। अर्थव्यवस्था क्या है? बढ़ रही है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था इसमें आएंगे? भारत तथा चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पे क्या है? बढ़ रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ग्रोथ रेट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से। एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है? मांग बढ़ रही है। मांग बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रही है। तो क्या है? सप्लाई से ज्यादा हो रही है। तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इन्फ्लेशन को। डिफ्लेशन क्या था? वहां पे सप्लाई क्या है? डिमांड से ज्यादा है, तो मार्केट क्या होगी? श्रिंक कर रही होगी। मार्केट क्या हो रही होगी? छोटी हो रही होगी। डिफ्लेशन यानी यहाँ ग्रोथ रेट अब क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेशन से एक जुड़ा हुआ टर्म है हमारे पास स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, स्टैग माने रुकी हुई, फ्लेशन माने अर्थव्यवस्था, रुकी हुई अर्थव्यवस्था। ये कौन सी बात है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या था? वस्तुओं तथा, इन्फ्लेशन जैसे वर्ड आएगा हम तुरंत समझाएंगे, वस्तुओं तथा सेवाओं यानी सर्विसेज के प्राइस का क्या है? बढ़ना। इससे यानी रुका हुआ, क्या चीज रुकी हुई है? हमने कहा ग्रोथ रेट होती है तो जीडीपी क्या है? बार बार बढ़ती चली जा रही है। अर्थव्यवस्था क्या है? बढ़ी हुई मांग के लिए सप्लाई क्या करनी है? बढ़ानी है। तो अर्थव्यवस्था का आकार क्या हो रहा है? हर बार बड़ा होता चला जा रहा है। स्टैग में अर्थव्यवस्था के आकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था के आकार पे नहीं बढ़ रहा है, मतलब क्या है? वहां अर्थव्यवस्था का आकार क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि लोगों के पास में क्या थी? जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, प्रॉफिट मार्जिन था।
जॉब अपॉर्चुनिटीज थी तो ज्यादा क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या कारण होगा कि वस्तुतः सेवाओं के दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट से इसका कोई भी लेना देना नहीं। तो क्या तरीका होगा, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ने के और भी तो कुछ कारण थे। क्या था हमारे पास में, अगर फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाए, उत्पादन लागत बढ़ जाए। सेकंड क्या है, संरचनात्मक, यानी वहां पे क्या हो जाए, गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो जाए। गवर्नमेंट क्या हो जाए, वहां अराजकता फैल जाए, डेमोक्रेटिक सेटअप डिस्टर्ब हो जाए, गुड गवर्नेंस ना रह जाए, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, होर्डिंग क्या हो जाए, लोग क्या करें, मिडिल मैन का रोल ज्यादा बढ़ जाए। तो मिडिल मैन का रोल बढ़ जाए तो क्या यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट यानी उत्पादन लागत का बढ़ना। क्या है, उत्पादन लागत का बढ़ना। फैक्टर कॉस्ट का क्या है, इंक्रीज इन फैक्टर कॉस्ट। सेकंड क्या है आपका, वहां पे क्या हो जाए, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, यानी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ये तो आपने पढ़ा था। तो स्टैगफ्लेशन का कारण क्या हो जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को छोड़ करके बाकी दो इन्फ्लेशन क्या हो सकते हैं, स्टैगफ्लेशन के लिए रिस्पांसिबल हो सकते हैं। क्या जब आप इन्फ्लेशन लिखते हैं तो इन्फ्लेशन के टाइप में क्या लिखते हैं, तीनों थे आपकी, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल। जब आप स्टैगफ्लेशन लिखते हैं तो सिर्फ दो ही चीजों की बात कर देते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल। एनी डाउट, डिफ्लेशन क्या था, इन दोनों में ही, इन्फ्लेशन में केवल है डिमांड क्या है, ज्यादा है सप्लाई से, ठीक। डिफ्लेशन में क्या है, सप्लाई क्या है ज्यादा, डिमांड से। स्टैगफ्लेशन में क्या है, प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन डिमांड एंड सप्लाई पे इसका कोई लेना देना नहीं है। जी सर, डिमांड एंड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है। इन्फ्लेशन हुआ आपका, डिफ्लेशन हुआ आपका, स्टैगफ्लेशन हुआ आपका, नाउ डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन लिख देते हैं, डिफ्लेशन लिख देते हैं, इन्फ्लेशन। अगर हम मैथमेटिकल समझने की कोशिश करें, अगर आपके पास में आज 100 रुपीज है और ये बढ़ करके कितने हो गए हैं 110, तो आप क्या कहेंगे कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है, 10% की। आपके पास में 100 रुपीज है, बढ़ करके कितने हुए हैं 115, तो कितना बोलेंगे, कितना ग्रोथ हो रही है, 5% की ग्रोथ। 116 क्या बोलेंगे आप, 16%। बढ़ी तो रहे, कमी तो हो रहा है, 1% की हुई है, 1% की हो रही है, धीमे धीमे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब से समझिए 100 से 110 हो गए थे तो कितना था, 10% के हिसाब से बढ़ रहे थे। अगर हम रेफरेंस 100 लें तब आप ये मत करिए आप 110 से 150 लेना शुरू करिए। हालांकि 110 से अगर आप 150 लेंगे तब भी परसेंटेज कम ही आएगा और कम आएगा। अगर हम 100 रेफरेंस में लेंगे तो क्या कहेंगे 10% हो रहा है, 5% हो रहा है और 1% हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये बढ़ तो रहे हैं, प्राइस हमको बढ़े हुए दिख रहे हैं, यहाँ 100 थे, यहाँ 110 है, यहाँ 115 है, यहाँ 116 है, लेकिन इनके बढ़ने का रेट क्या हो रहा है, धीमे धीमे कम हो रहा है। किसके, वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य बढ़ तो रहे हैं लेकिन उनके बढ़ने की स्पीड क्या है, स्लो हो जा रही है। दैट इज कम्स फ्रॉम डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब समझ में आ गया, इन्फ्लेशन समझ में आएगा, डिफ्लेशन समझ में आएगा, स्टैगफ्लेशन समझ में आएगा और डिसइन्फ्लेशन समझ में आएगा। अब हम बात करें रीइन्फ्लेशन। रीइन्फ्लेशन क्या होता है, रीइन्फ्लेशन क्या है, हमें मालूम है, फिर से बढ़ना, किसका, वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य का बढ़ना, ये तो रीइन्फ्लेशन हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब पहले कम हुआ होगा, हाँ हो सकता है। अगर कहीं बैंक ने, कौन सी बैंक ने, सेंट्रल बैंक भारत में कौन सी है, आरबीआई, इसने क्या कर दिया, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देना के लिए बैंकों से बोला और बैंकों ने काम करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, लोगों के पास में खूब मनी होगा और खूब डिमांड करेंगे। लोग क्या करेंगे, खूब डिमांड करेंगे। लोग डिमांड कब करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके पास में 5000 रुपए है, मात्र व्यक्ति को लगता है उसके पास में 5000 रुपए हैं और उसको बाइक खरीदनी है, वो कितने की है, 80,000 की है, 80,000 की बाइक है, तो ये
एक गैप उसके पास में है, इस गैप को कौन पूरा कर सकता है? अगर बैंक कहे कि हम दे देंगे, लेकिन हम एक साल में क्या करेंगे, जो गैप है यानी 75,000 हम आपको दे रहे हैं, 74 दे रहे हैं, ये हम एक साल में आपसे लेंगे कितना, 1,50,000। तो लोग कहेंगे हमको नहीं खरीदना। लोग खरीदते समय क्या सोच रहे होंगे? ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इनसे 75,000 ले रहे हैं और ये 75,000 अगर ये हमसे लें कितने दिनों में, 10 ईयर में लें या 5 ईयर में लें, मान लिया 2 ईयर में जो लेने को इन्होंने तैयार हो गए, वो व्यक्ति ये देखेगा कि 2 ईयर में इस बाइक को यूज करके इससे ज्यादा रुपया कमा पाएगा, वो अपना प्रॉफिट देखेगा। बैंक क्या सोचेंगे? बैंक ये सोचेंगे अगर हमने इसको इतना रुपया दिया है तो हमको कितना रुपया रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि बैंक का रुपया खुद बैंक का नहीं है, बैंक ने किसी और व्यक्ति से ले रखा होगा, उसको रिटर्न कर दे और अपना भी प्रॉफिट देख ले। अगर इसके बीच में बैलेंस बन जाता है तो ये व्यक्ति क्या करेगा, बाइक ले पाएगा। लेकिन इस व्यक्ति की अगर इतनी इनकम नहीं हुई हम उतने सालों में, उतने ईयर्स में नहीं हो पा रही है, तो व्यक्ति क्या करेगा, इसको ले नहीं पाएगा। तो री इन्फ्लेशन से इसका लेना देना क्या है? री इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट करता है कि अगर कहीं बैंक ने क्या कर दी, पॉलिसीज को क्या कर दिया, इजी कर दिया लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, तो क्या करेंगे, आरबीआई के कहने पे बैंक क्या करेंगी, अपनी पॉलिसीज के थ्रू क्या करेंगे, ज्यादा लोगों को ऋण देंगी, लोन देंगी। तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, कार बाइक सबकी डिमांड करना शुरू करेंगे। जब ज्यादा डिमांड करेंगे तो क्या बढ़ रही होगी, डिमांड बढ़ेगी, और जब ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस क्लास को क्या समझ में आ रहा होगा कि यही मौका है अपने प्रॉफिट मार्जिन को क्या किया जाए, बढ़ाए। हर समय एक कंडीशन तो होती नहीं, ऑफर दीपावली पे है, होली पे, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग खरीदते हैं, तो प्रॉफिट अपना बढ़ाने का बढ़िया मौका होगा। वो क्या करेंगे, ले जाइए आकर क्या करेंगे, किस वजह से अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं, वो प्राइस को क्या कर दें, बढ़ा दें। री इन्फ्लेशन से जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगी तो क्या हो जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन जैसे शुरू होता है तो क्या हो, वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य क्या होना शुरू होते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो पहले क्या था, बैंक ने जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेट कम किए, डिमांड बढ़ी, कुछ समय तक क्या हुई, प्राइस क्या हुए होंगे, कम हुए होंगे, लोग उन्होंने खरीदना शुरू किया होगा, उसकी वजह से क्या हुआ होगा, तुरंत डिमांड बढ़ गई, और उसके वजह से क्या हुआ, प्राइस बढ़ना शुरू हो गए। यानी एक बार पहले प्राइस तो डिक्रीज हुए, उसके बाद बढ़ना शुरू हुए। प्राइस कैसे डिक्रीज हो गए, बैंक की वजह से। बैंक की वजह से प्राइस डिक्रीज होते हैं कि जो बैंक से लोन लेते हैं वो सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं लेते हैं, वो कंपनियां भी तो लेती हैं, कंपनियों को भी तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और वही मनी क्या है, कंज्यूमर को भी ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा डिमांड करेगा, तो जब ज्यादा बिकने लगेंगे तो वो क्या सोचेंगे, यही मौका है अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया जाए, तो क्या करेंगे, वो प्राइस को बढ़ा देंगे। जब वो प्राइस को बढ़ा देंगे तो क्या हुआ, फिर से एक बार इन्फ्लेशन का दौर शुरू हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम री इन्फ्लेशन। आपने इन्फ्लेशन पढ़ लिया, आपने डिफ्लेशन पढ़ लिया, आपने स्टैगफ्लेशन पढ़ लिया, आपने डिसइन्फ्लेशन पढ़ लिया, आपने री इन्फ्लेशन पढ़ लिया।